नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन हम आपको नई नई शख्सियत के साथ मुलाकात करवाते हैं। आज फिर से हम एक नई शख्सियत से आपके लिए लेकर के आए हैं। इनका नाम है रवि नेताजी। रवि नेताजी जो कि फ्रीडम फाइटर हरामल गुलाटी जी के दोते भी हैं। आपको साथ ही बता दें कि लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष रवि नेताजी ने किया है, क्योंकि समाज के दबे कुचले लोगों के लिए इन्होंने पूर्ण रूप से उनकी लड़ाई लड़ी। उनका कहीं पर भी कोई उनको दबाए ना, इसकी पूर्ण रूप से उन्हें हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे हैं। साथ ही हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों ही हमारे साथ हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। क्या कहेंगे रवि जी? मैं पहले आपके पास करना चाहता हूँ, किस प्रकार की राजनीति की शुरुआत जो है आपने की थी, और वर्तमान राजनीति और पूर्व की राजनीति में क्या अंतर मानते हो आप? पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैंने अपने जीवन के जवानी के दौर में टीआईटी मिल में मैं एक स्टोर कीपर के रूप में लगा। वहाँ मैंने जनता मजदूर यूनियन बनाई और फिर वहाँ ट्रेड यूनिस्ट के रूप में मैंने काम किया, और उसके बाद वहाँ मैं सस्पेंड हो गया और फिर मैंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद हम हीरानंद जी आर्य के नेतृत्व में, क्योंकि वो हमारी ट्रेड यूनिस्ट में वहाँ आंदोलनों में वे आते थे, उनसे जुड़ गया। उसके बाद चौधरी देवीलाल के जो उस वक्त में लोकदल था, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी रहा भिवानी का, और फिर उससे राजनीति की शुरुआत हो गई। कॉमरेड रवि जी को रवि नेताजी हैं, उर्फ एक लंबा संघर्ष रहा उनका। लोहियावादी हैं। भिवानी में जिस वक्त इमरजेंसी लगी और उसके बाद या उससे पहले अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर हैं। आज जिस प्रकार से माहौल है, जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रवि नेताजी ने हमेशा दबे कुचलों की आवाज़ उठाई है, तो आज के हालात में वो अब कैसा महसूस करते हैं भी जो जिस प्रकार का माहौल है? आज राजनीति का जो नैतिकता होती थी वो बिल्कुल गिर गई। मल्होत्रा जी, आप बड़े बेबाक पत्रकार हैं और आपने अपनी जवानी के दिनों में भी पत्रकारिता शुरू की थी, जो मैं देख रहा हूँ। बड़ा संघर्ष किया और बड़े आप संयम वाले आदमी हैं और आप अपनी पैनी नज़र से देखते हैं। और आपके में ये अगर अतिशोक्ति नहीं होगी, आपने कई पत्रकारिता में शिष्य पैदा किए। ये आप मेरे राइट बाजू में मुटरेजा जी बैठे हैं, ये भी आपके शिष्य हैं, जो आपने इनको बड़ा तपा कर तैयार किया। और मेरे सामने जो कैमरामैन हैं, पत्रकार हैं, नाम मेरे जो है बिंटू जी, ये आपको हर जगह आपके ये जो हनुमान है, लोगों की तकलीफ की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए अपना कैमरा, अपना माइक लिए घूमते रहते हैं। ये आपने और भी कई पत्रकार साथी खड़े किए, और मैं भी पत्रकार रहा। दैनिक भिवानी पोस्ट चलती थी, उसमें आप भी आते थे और काफी मंत्रणा होती थी। मगर आज के दौर में जो पत्रकारिता का गिरता सत्र है, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं कि इसका जिम्मेवार कौन है? आज पत्रकारिता का सत्र भी इतना गिर गया कि बड़ा अफसोस होता है। मगर ये मैं ये नहीं कहता सारे हैं, बहुत पत्रकार निर्भीक पत्रकार है, जैसे आप हैं, मुटरेजा जी हैं, आपके शिष्य हैं, जो बेबाकता से सच्ची बात छापते हैं। मगर फिर भी मैं ये समझता हूं कि आज के वक्त में आप जैसे लोग को कलम चलाते वक्त ये घर जाना है, वापसी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, रास्ते में क्या होगा, पत्रकार को इस बात की चिंता बनी रहती है। ऐसे माहौल में भी आप पत्रकारिता आज कर रहे हैं। जैसे मैं हूं, बोलता हूं मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। जो बीजेपी की इस वक्त सरकार है, उसको मैं क्या कहूं कि वो एक तानाशाह की सरकार है। पता नहीं किस वक्त मुकदमा बना दे, किस पत्रकार पर बना दे, किस पे बना दे, और जेल की सकीचों की हवा खानी पड़े। और एक मजे की बात है, जो कल बीजेपी के अंदर थे नेता, वो आज कांग्रेस में आ गए, और कल वहां मलाई खाते थे, आज यहां खा रहे हैं। और आज जो कांग्रेस में थे
वो वहां चले गए और जाकर वहां बीजेपी ने उनको, जिन पर भ्रष्टाचार के अनंत आरोप थे, उसको जाते ही बीजेपी ने छाती के लगा लिया और वॉशिंग मशीन के अंदर डाल के बीजेपी के बिल्कुल साफ सुथरा निकाल के खड़ा कर दिया। तो ये कितनी घिनौनी राजनीति आ गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विचारों को मानने वाला हूं, गांधी के विचारों को मानने वाला हूं, मगर लोहिया जी की बात एक कहूंगा आपको, लंबा नहीं करता क्योंकि लंबा ना तो कोई देखता है ना सुनता है। लोहिया जी जब संसद के अंदर गए तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल जी ने कहा कि एक आदमी के बटे 3 अन्य आते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने खड़े होकर कहा, हिंदुस्तान के विश्व के बड़े नेता थे, 15 भाषाओं के जानकार थे, उन्होंने कहा कि आपने ये कैसे कह दिया 3 अन्य आते हैं, आपने कोई ऐसी कमेटी बनाई है? बोले ना, मैंने तो वैसे कहा है। बोले प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य नहीं है। एक कमेटी बनी और उसने रिपोर्ट दी कि एक आदमी के बटे 1 अन्ना आता है। लोहिया जी को सारे विपक्ष ने बोलने का संसद में मौका दिया। लोहिया जी ने कहा, देश का प्रधानमंत्री सत्य जहां बोला जाता है संसद के अंदर, इस सत्य पटल के ऊपर झूठ बोले, ये बड़ी शर्म की बात है। और नेहरू जी की महानता देखिए, वहीं खड़े होकर उन्होंने कहा, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं, मेरे से असत्य अनजाने में कहा गया। अरे आज तो संसद के अंदर विपक्ष के लोगों को कुचला जाता है, बाहर उठा के फेंक दिया जाता है और अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। आज डॉक्टर लोहिया होते, जयप्रकाश नारायण होते, मैं कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मैंने काम किया, हेमवती नंदन बहुगुणा के मेरे घर सब आए चाय पीने के लिए, शरद यादव आए और बहुत लोग आए जो सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, मुलायम सिंह यादव मेरे घर आए। तो आज मैं राजनीति बदले, हालात बदल गए हैं, बहुत तेजी से बदले हैं। आज मैं उस पे देखो रवि जी, आपने ज्यादातर आवाज उठाई समाज के शोषित वर्ग के 36 बिरादरी के आंदोलनों में भी साथ रहे, परंतु देखो कहीं ना कहीं जो आदमी जिस जात बिरादरी से होता है उसके भी मुद्दे होते हैं अपने। आप खासतौर पे पंजाबी समुदाय जो कि पार्टीशन के बाद यहाँ आया हुआ है, तो उसको एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं पूरे हरियाणा के अंदर। आज आप भिवानी में हमारा जो राजनीतिक समाज है वो कहाँ खड़ा है, उसकी राजनीतिक स्थिति क्या है और उसका क्या कारण है और वो किस स्थिति में खड़ा है? मैं मल्होत्रा जी आपसे ये बड़ी आपका कठिन और सवाल है, क्योंकि मैं जातवाद की राजनीति तो नहीं करता, मगर जिस कौम में पैदा हुआ हूं उसके अंदर जो कुरीतियां आ गई और उन कुरीतियों को देखता हूं तो बड़ा सर शर्म से झुक जाता है कि आज हमारे समाज में जो रिश्ते करने हैं बच्चों के नहीं, मेरा मतलब कि राजनीतिक रूप से राजनीतिक रूप से हम इकट्ठे हों सब लोग और एक मुट्ठी बने, तब हमें ताकत मिलेगी। मगर हम बिखरे हुए हैं, कोई उस कोने पे बोल रहा है, कोई उस कोने पे बोल रहा है, कोई उस कोने पे बोल रहा है। उस सब बिरादरी पंजाबी समुदाय के सभी लोगों को इकट्ठा होके एक गुलदस्ता बनेंगे, तब वो खुशबू। आज के हालात में भिवानी के अंदर पंजाबी समुदाय है जो, क्योंकि देखो पंजाबी समुदाय ने कईयों को समर्थन दिया यहाँ, कभी किसी पार्टी को दिया, कभी किसी पार्टी को दिया। आज फिर भी पंजाबी समुदाय राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसकी कहीं लंबी चौड़ी सुनवाई नहीं है। उसका क्या कारण मानते हैं आप? उसका कारण, पंजाबी समुदाय का कारण मल्होत्रा जी मैं ये मानता हूं, आप भी हमारे समुदाय के वरिष्ठ पत्रकारों में हैं, मुटरेजा जी आपके शिष्य हैं, और ये सब आप पैनी नज़र से देखते रहे हो और कलम से आपने काफ़ी लामबंद करने की कोशिश की, और हमने भी उस समुदाय के अंदर काम किया। उसका एक जीता जागता सबूत है कि अमर शहीद मदन लाल ढींगरा की एक प्रतिमा लगी हुई है नेहरू पार्क के पास। उसके लिए मैंने 14 साल तक संघर्ष किया, भजन लाल से चिट्ठी लिखी, ओरे से लिखी। उसके बाद यहाँ ये प्रतिमा, उसके बाद क्या हुआ कि सब साथी जब हमारी बिरादरी के कौम के, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम कर रहा था और उसमें कुछ साथी और जुड़ गए ईमानदारी से काम करने के लिए समाज के, लेकिन आज उसको भी कोई नहीं संभाल पा रहा। मैं उसका अभी खुलासा कर रहा हूं कि उसको हमने
लगाया और मेरी संघर्ष जो था वो रंग लाया। मगर अब पिछले दिनों में, अभी आपने सवाल किया कि पिछले दिनों में वहां हम गए और 26 जनवरी थी और हर स्वतंत्रता दिवस पर उसकी सजोसाज होया करती थी और वहां शहीदी बराबर में वो बना हुआ है, स्मारक है। वहां सब मंत्री फूल चढ़ाने आते थे और वहां भी आते थे। अब के और पिछली बार वहां कोई सजो सजा नहीं थी, कोई वहां फूल चढ़ाने नहीं गया। उसको ऐसे घोषित कर दिया कि जैसे ये पंजाबियों का शहीद है। वो तो आजकल खंडर होने की स्थिति में है। और आज वो कल गिर जाए, परसों गिर जाए और वहां कह के गए, एडीसी को बुलाया, वहां धरना लगाया। हम बोले वहां मल्होत्रा जी वो कहने लगे जी इसका 1 महीने के अंदर सारा हम कर देंगे। और एक अफसोस की बात, जिस शहीद की पूरी हिस्ट्री एक काला पट्टा होता है पत्थर का, उस पर लिखी होती है कहां पैदा हुआ, इसने क्या क्या किया, वो आज तक नहीं हुआ। तो ये समुदाय की कमजोरी नहीं है? ये समुदाय की कमजोरी है कि इकट्ठा नहीं है। सब चौधर अलग अलग चौधरी हैं। उस अलग अलग चौधर ने हमें खराब कर दिया। हम चाहते हैं कि सारा हमारा समुदाय, चाहे वो किसी पार्टी में हो, कहीं हो, वो सब इकट्ठा हो जाए और जिसको टिकट मिले, जिसको भी मिले, उसकी मदद करो। और जब आप उसकी मदद करोगे और उसके पास ताकत आ जाएगी वोटों की, तो अगली बार आपका नंबर पड़ेगा। एक आमतौर पे बात देखने मिली है भिवानी में पंजाबियों के अंदर कि जब भी कोई सत्ता होती है, यानी कि चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चर्चा तो ये करते हैं आपस में बैठ के भी हमने समुदाय का आदमी खड़ा करना है, परंतु जब एकजुट होने की बात आती है, कहा जाता है भी आप पहले अपने अंदर एक राय शुमारी करके एक कैंडिडेट ले आइए। तो उस वक्त समुदाय, जब जो खासतौर में सत्ता पक्ष से जुड़े लोग होते हैं, वो उसी पार्टी के फेवर में तो फैसला हो रहा हो तो साथ खड़े हो जाते हैं, और अगर उस पार्टी के फेवर में फैसला ना आ रहा हो तो वो पूरी पंचायत को तोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे मनाया जाए, कैसे? देखिए, ये हर समुदाय के अंदर लोग होते हैं जो राज सत्ता की मलाई खाने की सोचते हैं और वहां खाते भी हैं, और वो उनकी कठपुतली होती है राज सत्ता के लोगों की, और वो वहां अपना तोड़ने का, क्योंकि वो तोड़ने का जोड़ने का काम करते हैं। वो धन शक्ति में बड़े समर्थ होते हैं और वैसे भी समर्थ होते हैं। तो जो बाकी लोग हैं वो उनके कई से मुड़ जाते हैं। और बाकी पंजाबी समुदाय के लोगों ने कई एक आधा चुनाव हुआ है, उसमें अपना दमखम दिखाया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमें कोई नहीं पूछेगा तो उसका इलाज कर देंगे। मैं ये कहता हूं, जे अगर पंजाबी समुदाय को टिकट नहीं मिली और किसी ने नहीं दी, तो आप एक काम कर सकते हैं, वो पिछली बार काम किया पंजाबियों ने, कि आप किसी को हरा सकते हैं और किसी को भी जिता सकते हैं। जिताने की चाबी आपके पंजाबी समुदाय के हाथ में है और उसको आप जिता सकते हैं और जिसको चाहे उसको हरा सकते हैं, क्योंकि आपके इतने वोट हैं। हमें नहीं मिली टिकट और जिस पार्टी ने नहीं दी, जिससे हम डिमांड करते थे, जिसमें हम काम करते थे, उससे आशा करते थे, तो उसका दिमाग ठिकाने लगा दो एक तरफ वोट डाल के। जैसे हमारे किसान समुदाय के लोग हैं, जिस भी विशेष समुदाय से आते हैं, वो अपना वोट डालना चाहते हैं। हमारे दलित भाई हैं, वो अपना वोट, जैसे उनकी नेता मायावती जी हैं और लोग हैं, वो कहते हैं हमारे से जीते चाहे ना जीते, सामने वाले का दिमाग ठिकाने जरूर लगा देंगे। और दलितों से समझौता करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां हाथ मिलाने के लिए आती हैं। जे अगर ये नुक्ता पंजाबी समुदाय इख्तियार कर ले, तो मैं समझता हूं कि यहां उसको कुछ ना कुछ बड़ा पद जरूर मिलेगा। आप ये बताओ, बार बार कहते हैं हम 33% है, तो इसका मतलब हरियाणा के अंदर हर तीसरा आदमी पंजाबी है। मैं ये कहता हूं कि आपकी परसेंटेज तो बढ़ी, आपके वोट भी बढ़े, मगर आप उस वोट को, अगर आप 33% होते तो आपकी 2 टिकटें तो राज्यसभा की होती और 17 टिकटें आपको एमएलए की मिलती। आपको एमएलए की टिकटें कितनी मिली दोनों जगह? आप ये बताओ, सोनीपत हमारा इलाका, वहां किसने, बीजेपी ने किसको टिकट दी? ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां हमारी टिकटें खट्टर साहब मुख्यमंत्री होते हुए
वो टिकटें काट दी। रवि जी, जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, हाँ। और साथ ही अनिल विज जी जो है वो गृह मंत्री थे, अब दोनों को ही हटा दिया गया। क्या मानते हैं आप, बीजेपी जब सरकार में थी, जब उनको हटा दिया गया, ऐसे में पंजाबी समुदाय के ऊपर क्या मानते हैं, क्या बीत रहा है? क्योंकि आप 24 घंटे पंजाबी समुदाय के बीच में भी रहते हैं, क्या उनके जो विचार हैं वो क्या निकल करके आ रहे हैं? देखिए, पंजाबी समुदाय के मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे और वो अचानक से उनको हटा दिया गया। उससे पंजाबी समुदाय में तकलीफ है, काफी रोष है। चाहे वो काम करते थे नहीं करते थे, मगर हटने का रोष है, भारी रोष है। और जो विज साहब है वो खड़का लगाते थे, असली लगाते थे कि ऐसे लगाए, एमए लगाते थे, मगर वो खड़का जिसके लगाते थे टिका के लगाते थे, तो उसके बारे में रोष है। आज विज साहब जैसी शख्सियत जो बीजेपी के अंदर है, कई बार बने हैं, साधारण सिंपल आदमी है, हालांकि मेरी उस विचारधारा से मेल नहीं खाता, मैं अपनी गांधी विचारधारा का आदमी हूं, मगर उनको ऐसी चोट मारी है कि वो गाने ही गाते फिरते हैं जैसे डिप्रेशन में। तो ये बीजेपी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जे अगर पंजाबी समुदाय ने ठान ली जो मैं बोल रहा हूं और इस समय टिका के जवाब दे दिया, तो आने वाले समय में हर पार्टी के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि पंजाबी समुदाय के साथ जो ज्यादती करेगा उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मगर उसके साथ एक बात जोड़ रहा हूं, जे विज को और उसको खट्टर साहब को हटाया गया है, जे पंजाबी समुदाय उसका आने वाले चुनाव में डट के विरोध करे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको टिकटें भी मिलेंगी और आने वाला कोई राज हो उनको ताकत भी मिलेगी। रवि नेताजी का क्या रुख रहेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? क्योंकि देखो, समाज से जुड़े हुए हो आप, समाज में सुधार के भी प्रयास किया, लोगों के लिए लड़े भी, तो चुनाव में क्या रहेगा आपका रुख? चुनाव के अंदर देखिए, आज देश में जो मौजूदा सरकार है उसने जिस वर्ग में मैं काम करता हूं, मैं कर्मचारी भी रहा हूं, और कर्मचारियों के साथ, दीन छोटे मध्यम दर्जे के लोगों के साथ आज बिलों की भरमार है और महंगाई इतनी है, बेरोजगारी है। अब ये बताओ, पीएचडी लड़का डी ग्रुप में लगे तो नुकसान किसको हुआ? उसको तो हुआ ही हुआ। जो बेचारा 12वीं पास लड़का था और वो लड़का चपड़ासी लग जाता, गरीब का लड़का आगे नहीं पढ़ पाया, तो उसका भी हक खत्म हो गया। और जो पीएचडी का डी ग्रुप में लगाया वो वैसे ही मार दिया। तो आज जितनी महंगाई, बेरोजगारी, धर्मवाद, जातवाद, ये देश के लिए बड़ा घातक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इससे ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। मैं सारे लोगों को, भारत के लोगों को कहना चाहता हूं, वोट इस बात का होना चाहिए कि इस सरकार ने क्या हित में जनता के काम किए। ये नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान करके, नॉन जात करके आप के नाम लेकर चुनाव लड़ो और देओ कुछ भी नहीं लोगों को। सड़कों पे बेरोजगारी हो, नौजवानों के हाथ काम से खाली हो और त्राही गरीब आदमी कर रहा हो, और आप फिर कहते हैं विकास हो गया भारत का। अरे काय का विकास है? मैं आदरणीय मोदी जी से पूछना चाहता हूं, ये विकास है? ये विकास है? गऊ और गोबर को खड़ा करोगे आप लाके, ये विकास है? विकास होना चाहिए नौजवानों का। और आज सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर नौजवान विश्व के अंदर हिंदुस्तान में है, जो सबसे बड़ी ताकत से है। आज वो खाली खड़ा है, हाथ उसके खाली हैं, तो वो क्या बनेगा? जब आदमी खाली होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो अपराधी बनेगा। मेरा मल्होत्रा जी आपसे ये कहना है, आप बड़ी तीखी नजर रखते हो। आपके शिष्य है मोटरेजा जी, मेरे सामने भाई बैठे हैं जो वो कैमरे से काम कर रहे हैं, ये बड़े आपके अखाड़े के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आप जिसको भी शिष्य बनाते हो उसको मंजा हुआ खिलाड़ी बनाते हो।
रवि जी, जिस प्रकार से जो आज की राजनीति चल रही है, आपने बहुत सारे नेताओं के साथ काम भी किया है। आपने जिस प्रकार से हीरानंद आर्य जी के साथ काम किया, देवीलाल जी के साथ, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ भी आपने काम किया। अब आपको उनमें से कौन सा नेता ऐसा अच्छा लगा जिन्होंने प्रदेश के लिए अच्छा काम किया? कौन सी बात आपको याद है? मैं आपसे वो जानना चाहूंगा कि वो पल जो है आपको, जो खूबसूरत पल आपको याद है। ऐसा जी, मैं एक साधारण वर्कर था और उन्होंने कहा कि क्योंकि उस वक्त राज जो था वो चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे, तो भिवानी के अंदर कोई चाय देने के लिए तैयार नहीं था पंजाबी समुदाय के अंदर। तो हीरानंद जी आर्य बोले हमारे पास एक लड़का है वो चाय दे देगा। चौधरी देवीलाल कहने लगे भाई वो कैसे दे देगा? उन्होंने कहा कि वो फ्रीडम फाइटर फैमिली से है और मैं उनका पारिवारिक रूप से उनको जानता हूं। मेरे को उन्होंने कहा चाय दे दो। मैंने चौधरी देवीलाल जी को चाय दी हमारे घर पे। तो चौधरी साहब कहने लगे ये लोग बाहर ऊपर क्यों खड़े हैं? मैंने कहा जी ये वैसे खड़े हैं, आएंगे नहीं। जब वो मेरे घर आए तो मेरा घर भर गया और 17 एमएलए, 14 एमएलए या 17 एमएलए ने इस्तीफे दे रखे थे, वो सारे मेरे घर आए और माधवी कीर्ति भी आई और वहां काफी चौधरी साहब को आर्य जी कहने लगे ये रवि की माँ है, ये फ्रीडम फाइटर की बेटी है। तो मेरी माँ को जब मिलाया तो चौधरी साहब बोले अरे बेटी के घर की चाय पिला दी। बोले आपके फादर का क्या नाम था? मेरी माँ बोली पहलवान हरामल गुलाटी। बोले लाहौर जेल में थे? बोले हाँ। अरे बोले वो तो बड़ा तगड़ा आदमी था, मैं लाहौर जेल में था, उससे मिला हुआ हूं। और मेरी माँ के सिर पे हाथ रखा, भाई तू तो मेरी बेटी है। तो चौधरी देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, बाहुगुणा, वो वर्कर की राजनीति थी, वो दरी बिछाने वालों की सुनी जाती थी। आज चांदी के चंद खनकते सिक्के वालों की सुनी जाती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से रवि नेताजी ने पुरानी जो राजनीति थी उसके बारे में भी जानकारी दी, वर्तमान राजनीति के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि वर्तमान राजनीति और पुरानी राजनीति में कितना फर्क था और किस प्रकार से नेता जो है वो काम किया करते थे और आज के नेता किस हिसाब से काम करते हैं। रवि नेताजी को ने जिस प्रकार से हमें बताया, सारी जानकारियां दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्ते।